नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। हमारे साथ हैं आज ओंकार चौधरी जी और हम बात करेंगे नमस्कार। निश्चित रूप से आज के जो ताज़ा समाचार हैं, जो हॉट न्यूज़ है, यानी कि आज की राजनीति है। आपका स्वागत है ओंकार जी। बहुत स्वागत आपका भी और बहुत नमस्कार आपके दर्शकों को भी। तो साहब एक जो नैरेटिव चल रहा है, वो ये चल रहा है आजकल कि वास्तव में ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस जीती है। तो आपका क्या विचार है इसके वो एक गालिब का शेर था कि मन बहलाने के लिए गालिब ये ख़्याल अच्छा है। तो ऊपर? ये अगर मन बहलाने के लिए इसी तरीके से सोचते रहें, तो इससे अधिक लाभकारी और कुछ हो नहीं सकता है। राष्ट्रवादियों के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और जो राष्ट्रवाद के समर्थक हैं उनके लिए भी। कांग्रेस अगर वाकई जीती है तो फिर वो केवल तेलंगाना में सरकार बना करके संतुष्ट होकर के क्यों बैठी हुई है, उसको इस बात का जवाब तो देना चाहिए और ऐसे लोगों को भी जवाब देना चाहिए कि अगर वाकई वो भारतीय जनता पार्टी से अधिक वोट हासिल किए हैं तो फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान उनके हाथ से क्यों निकल गए। अगर ऐसा ही है, अगर यही सच है जो वो कह रहे हैं, तो फिर तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में कांग्रेस की ही सरकार बननी चाहिए थी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गठन का की प्रक्रिया क्यों शुरू हो गई है? ये एक्चुअल में क्या है कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, उस समय एक माहौल बनाया जाता है। ओपिनियन पोल के ज़रिए, सर्वेज़ के ज़रिए, आजकल तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी। और संजय जी, आप हम जानते हैं, बहुत सारे दर्शक भी अब परिचित हो गए हैं कि हर पार्टी के दफ्तर में तो जितने सचिवों के, महासचिवों के दफ्तर नहीं होते हैं संख्या में, उससे कहीं ज़्यादा कंप्यूटर रख कर के आईटी सेल खुले हुए हैं। तो वहाँ पर किस तरीके से किसके भाषण को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, फिर एक माहौल बनाया जाता है, उसको वायरल किया जाता है, टैग किए जाते हैं। वो आजकल तो एक माहौल बनाने की कोशिश होती है और जिनको मैं कांग्रेस का फुल टाइम प्रचारक कहता हूँ, ऐसे यूट्यूबर्स भी अब बहुत सारे हैं। तो ये लोग भी अपना हारमोनियम और तबला लेकर के शुरू हो जाते हैं, राग भैरवी और दूसरे अलापना शुरू करते हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि इस बार तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गई और कांग्रेस रिपीट होगी। आपको याद होगा, जब हम लोग सर्वेज पर डिस्कशन करते थे या पॉलिटिकल डिस्कशन भी करते थे, तो मेरा हमेशा यही कहना होता था कि कांग्रेस जो है वो निरंतरता में सरकार बनाना भूल चुकी है, या ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लोगों का जो मोह है वो कांग्रेस से भंग हो जाता है 5 साल पूरे होते-होते, बल्कि उससे पहले ही। और फिर वो दोबारा निरंतरता में कांग्रेस को चुनना आजकल पसंद नहीं कर रहे हैं। 2009 के बाद तो ये परिपाटी लगभग खत्म ही हो गई है। हरियाणा में 40 सीटें मिली थी, तब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला था। उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी राज्य में कोई सरकार इनकी रिपीट हुई है। इसलिए जब छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर कांग्रेस मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, मैं मान लेता था कि हाँ, होगी। लेकिन जो परिपाटी है, जो कांग्रेस का कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस है, वो तो इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस ही रिपीट होगी। और एक्सेस माई इंडिया ने जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की लास्ट क्षणों में, हालाँकि अब तो एक बड़ा दिलचस्प वीडियो भी आ गया है जिसमें प्रदीप गुप्ता बैठे हैं, राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल बैठे हुए हैं और संभवतः एग्जिट पोल के प्रसारण से पहले का वो वीडियो है, जिसमें राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल प्रदीप गुप्ता से कह रहे हैं कि अगर तीनों राज्यों में आप भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखाएंगे,
तो लोगों की नींद उड़ जाएगी और जो हमारी अब तक की थोड़ी बहुत कवायद थी या जो कुछ हम एक हवा बाँध रहे थे, वो उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाएँगी, खिल्लियाँ उड़ जाएँगी। तो एक मैनिपुलेट किया गया कि अभी थोड़ा-सा राजस्थान में तो कम से कम दिखा दीजिए और छत्तीसगढ़ में तो आप दिखाते आ ही रहे हैं। कहने का आशय ये है संजय जी कि जो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिले वोटों के साथ, बड़ी चालाकी के साथ, चतुराई के साथ तेलंगाना का वोट भी जोड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। सब जानते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत नहीं है अभी। तो वहाँ तो उनके वोट लगभग 26% का अंतर है। जी, जी। हालाँकि डबल वोट किए हैं, 13.9% है और कांग्रेस 39.3% है। तो इस तरह का समा बाँधना, इस तरह के आंकड़ों को मिला कर के और कहना कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती है कांग्रेस या उसके लिए खतरा है। मैं एक नवभारत टाइम्स की खबर भी पढ़ रहा था संजय जी, जिसमें यही बात मतलब प्रतिपादित करने की कोशिश हो रही थी कि साहब चूँकि इन 4 राज्यों में ख़ास तौर से मिज़ोरम को छोड़ कर के, इन 4 राज्यों में चूँकि कांग्रेस को अधिक वोट मिले हैं बीजेपी से, तो 2024 में मोदी के लिए कांग्रेस खतरा बनने जा रही है। तो ये जो ख़याली पुलाव हैं, ये जो शेख चिल्ली के सपने हैं, ये लोग अगर ये देखते ही रहें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, और दूसरी बात भी तो कहते हैं ना वो कि कि जो दूसरी बात जो नहीं कहते हैं वो ये है कि 2018 में तो ये सभी जीते थे और उस समय वास्तव में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो वोट परसेंटेज था, वोट शेयर था, वो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा-सा अधिक था कांग्रेस से। उसके बाद भी उनकी सीटें ज़्यादा आ गई थी और राजस्थान में उनका वोट प्रतिशत मात्र आधा प्रतिशत अधिक था। तो उस समय इस तरह की कोई बात नहीं आ रही थी। अभी बता रहे हैं कि साहब कि जिस प्रकार से आए हैं इस तरह से 14 सीटें जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, लेकिन 11 सीटें जीतेगी कांग्रेस। जबकि पिछली बार तो उनको ज़्यादा जीतनी चाहिए थी। कम से कम 13 जीतनी चाहिए थी पिछली बार के हिसाब से, आई थी 0। ये भूल जाते हैं कि मोदी के अकेले वोट जब होते हैं तो बीजेपी प्लस 10% हो जाता है हर जगह। यस। 58% वोट हो गए थे भारतीय। अब आप देखिए 39% वोट थे इनके भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनावों में, जो कि लोकसभा चुनाव में बढ़ के 58% हो गए थे। मात्र 4 महीने के अंतर से, 4-5 महीने के अंतर से। जी। भूल जाते हैं ये लोग, इनको स्मृति दोष है, कोई अभिशाप लगा हुआ है, तो अब क्या किया जा सकता है। तो 2018 की ही चर्चा करें तो ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन उसके 6-7 महीने के भीतर जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था? राजस्थान की वो बेनीवाल की भी एक सीट को मिला लें तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को। छिंदवाड़ा को छोड़ कर के मध्य प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। इसके बावजूद कि वहाँ तीनों राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अभी अमेरिका की एक अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के भी आंकड़े हमारे सामने हैं। आज सुबह के अखबारों में हैं और पोर्टल्स पर भी पड़े हुए हैं। 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी अभी भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुख बने हुए हैं। जो बाइडेन का नंबर शायद छठा या 8वां है और सेकंड नंबर पर मेक्सिको, फिर इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड और दूसरे तमाम लोग हैं। ये क्या शो करता है कि जो अमेरिका में बैठी हुई एजेंसियां हैं, वो भी अगर रेटिंग दे रही हैं, ग्लोबल रेटिंग दे रही हैं,
और पिछले करीब-करीब 3 साल से तो मैं यही ट्रेंड देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी सेकंड नंबर पर भी नहीं गए हैं। तो केवल इनके काँव-काँव करने से संजय जी हालात बदलने वाले नहीं हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये लोग भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस कदर लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी आ नहीं रही है। इसीलिए तो ये 26 दलों का या 28 दलों का एक जमावड़ा पटना से लेकर के बेंगलुरु और मुंबई तक में देखने को मिला है। इसीलिए तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही हैं और इसीलिए तो ये लोग लगातार लोगों की निगाहों से गिर रहे हैं, इनके ऊपर से भरोसा गिर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी लोकप्रिय ना होते, तो जो अंतर हमें दिखाई देता है, अब आप देखिए मध्य प्रदेश के बारे में किस तरह की बातें हो रही थी जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कहा जा रहा था कि भई भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें भी पेश आ सकती हैं, क्योंकि उसके कई कारण थे जो ये बात कही जा रही थी। एक तो वातावरण कुछ ऐसा बना दिया गया था सोशल मीडिया पर, इकोसिस्टम के ज़रिए। अच्छा कुछ ज़मीन से भी चीज़ें आ रही थी कि शिवराज पाटिल चूँकि करीब-करीब 17-18 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब उनका चेहरा देखते-देखते लोग थोड़ा-सा ऊब गए हैं, बदलाव चाहते हैं। अब वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी राजनीतिक दल के नेता को चाहते हैं, ये चुनाव परिणाम से पता चल गया। तो मामा को गलतफ़हमी होगी अपनी लीडरशिप को लेकर के, लाडली योजना को लेकर के, लेकिन जो बड़ा अंतर दिखाई दिया है वो मोदी की वजह से। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और जिस छत्तीसगढ़ के बारे में कोई ये सोच ही नहीं रहा था कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, वहाँ भी। तो मोदी एक बड़ा फैक्टर है और इनकी समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो इनको कोई बैठ कर के क्लासेस तो लगा नहीं सकता कि भई आपको राजनीति समझाई जाए, पढ़ाई जाए कि राजनीति कैसे काम करती है और फैक्ट कैसे काम करते हैं। जानते समझते बूझते हुए भी ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो ये एक्चुअल में अंधेरे में रहना चाहते हैं, खुद भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी रखना चाहते हैं। और उसका खामियाजा ये लोग लगातार भुगत भी रहे हैं, ये हम और आप देख रहे हैं। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और आपको मैं याद दिला दूँ, हमारा मर्चेंडाइज़ स्टोर आपणा, वहाँ आप क्यूआर स्कैन करके उसको आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ जाके कई नई-नई वस्तुएँ जो धार्मिक और भारतीय थीम्स पे हैं, उन्हें क्रय कर सकते हैं। साथ में जो इकोसिस्टम है, उसकी क्या स्थिति आप देख रहे हैं? वो तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से पगला गया है। अभी आप देखें राजस्थान में वसुंधरा जी जो है, वो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन ये जो इकोसिस्टम है, वो उन्हें अपना ही मानता है। तो कल मैं देख रहा था कि सत्य हिंदी पर एक सोलो किया आशुतोष ने और उसका टॉपिक था कि क्या वसुंधरा और गहलोत मिलकर सरकार बना सकते हैं? ये तो है शेख चिल्ली के सपने जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, वसुंधरा राजे सुनते हैं कि दिल्ली में डटी हुई हैं, कोई कहता है कि कोप भवन में बैठ गई हैं क्योंकि संकेत और संदेश तो बहुत साफ है कि तीनों राज्यों में ही हम नए चेहरे देने जा रहे हैं, तो आप आराम से बैठिए और ये जो कुछ आपने सीकर रोड पर कारस्तानी की थी दुष्यंत के ज़रिए, इस तरह की हरकतें मत करिए। कोटपुतली की तरफ भी मत देखिए कि वहाँ पर आप इकट्ठे कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि महारानी की समझ में कुछ चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो इकोसिस्टम के लोग हैं, उनकी समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं अभी। और चूँकि जब झटका बड़ा लगता है, तो उसका दिमाग पर भी असर रहता है। एक झटका तो इसलिए मुझे लगता है कि दिमाग हिल गया है आशुतोष का और उनको ये पता नहीं है कि केंद्र में इस समय सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री कौन है और गवर्नर कौन बैठा हुआ है राजस्थान में।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोचते नहीं हैं और मतलब इस तरह की स्थितियों परिस्थितियों में ये एक्चुअल में चूँकि कांग्रेस की जो संस्कृति रही है, जिस तरीके से वहाँ अलग-अलग राज्यों में नेता का चुनाव होने से पहले बगावत की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, उठा-पटक, वो सब चीज़ें चलती रही हैं, तो इनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि किसी राज्य में जब नेतृत्व परिवर्तन हुए हों या ऊपर से फैसले लिए गए हों, तो किसी भी तरह की कोई चूँ-चपाट किसी के स्तर पर हुई हो और अगर किसी ने की होगी तो फिर वो किनारे लग गया है, इतिहास की चीज़ हो गया है। गुजरात में तो मुख्यमंत्री से लेकर के और तमाम मंत्री एक ही झटके में चेंज किए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। इसी तरीके से बैक टू बैक 2 चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड में हमें देखने को मिले थे जो बदल दिए गए थे। कुछ नहीं हुआ कभी। कई राज्यों में ऐसा हुआ है, कभी कहीं कहीं कोई संकट हुआ नहीं है। और अभी आप तो जयपुर में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा नज़दीकी से चीज़ों को देख रहे होंगे कि अब एमएलए ने भी खुल कर के कहना शुरू कर दिया है कि हम किसी खेमे में नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं। और जो कुछ मीणा के पिताजी ने खुलासे किए हैं, उसके बाद से तो मानो घड़ों पानी पड़ गया है वसुंधरा राजे के खेमे पर भी। कहीं अगर कुछ हरकत थी भी, सोच थी भी, तो अब वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। तो ये कहना कि साहब वसुंधरा राजे और गहलोत मिलकर के सरकार बना लेंगे, मतलब इससे ज़्यादा बैंक्रप्सी और कुछ हो नहीं सकती। दिमाग का दिवालियापन कुछ हो नहीं सकता है। जी। नहीं, वो तो अब कुछ भी करने पर आमादा है कि कुछ भी करो। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, मैंने देखा है कि भई कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये बेकार है भारत में। ये सब यहाँ जो है वो अनपढ़ लोग और जाहिल लोग बसते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इसलिए ये डेमोक्रेसी खत्म करो। यहाँ पर तो परमानेंट नेहरू गांधी फैमिली का राज जो है, वो घोषित कर दो। ये डेमोक्रेसी बेकार है। तो एक अवसर आया तो था संजय जी, 1975 में जून 25 को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और लोकतंत्र को उठा कर के खूंटी पे टांग दिया था। एक तरीके से मार्शल लॉ लागू हो गया था। उस समय उनके सामने विकल्प था, उस समय वो व्यवस्था कर देती कि आजीवन यानी जब तक भारत देश है, तब तक हमारे खानदान का ही कोई चश्मो-चिराग आगे की पीढ़ियाँ हमारी वही प्रधानमंत्री बनेगी और किसी की तो ज़रूरत ही नहीं है। म्यांमार में तो यही हो रहा है ना, मिलिट्री किसी को रूल करने ही नहीं दे रही है। आंग सान सूची को किस तरीके से उठा कर के फिर से जेल में डाल दिया गया था। तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी इस देश में, ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जो एक्चुअल में पचा नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री क्यों है या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों है या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में मतदाताओं ने फिर से भारतीय जनता पार्टी में भरोसा क्यों किया है, कांग्रेस को उठा कर के गटर में क्यों फेंक दिया है या गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चुनी जा रही है। और ये भी हो सकता है, जो मैंने अभी कहा था कि जब झटका लगता है, तो एक झटका और मुझे लगता है कि राजस्थान में देने जा रहे हैं मोदी। अगर बाबा बालक नाथ को वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो उसके बाद तो ये कपड़े फाड़ कर के सड़कों पर आ जाएँगे। मुझे अभी तक याद है, हालाँकि अब कमाल खान दुनिया में नहीं है, एनडीटीवी के लखनऊ के संवाददाता हुआ करते थे। जब योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया, उसके बाद तो मतलब वो आपा ही खो बैठे थे और उनको लगता था कि ये भगवाधारी को कैसे कोई चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला कर सकता है। मतलब इस देश में एक ऐसा वर्ग है, बहुत सारे लोग तो अब मानने लगे हैं क्योंकि हमारी आपकी बहुत सारे लोगों की मुहिम जो है वो रंग ला रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारी पहचान क्या है और चूँकि उन जड़ों से हमें हमारे देश को काटने की कोशिशें लगातार हुई हैं,
वो मुगलों के समय भी जिस तरह की हरकतें हुई हैं, अंग्रेज़ों के समय भी जिस तरीके से विभाजन के बीज बोने का काम हुआ है, अब जाकर के एक ऐसी सरकार आई है, एक ऐसी व्यवस्था आई है, जब तमाम तरह की उम्मीदें लोगों की जग रही हैं और जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, वो फिर से जगता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि हमारे भीतर भी एक रीढ़ की हड्डी है, हम भी सीधे बैठ सकते हैं, तन करके बैठ सकते हैं, सीना तान करके और आँखों में आँखें डाल करके लोगों से बात कर सकते हैं। इसलिए चीज़ें बदल रही हैं और इनको ये चीज़ें पच नहीं रही हैं। अब कोई गौमूत्र प्रदेश बताता है, गौमूत्र प्रदेश किसको बताया जा रहा है? जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन रही है, उनको अब इन लोगों ने गौमूत्र प्रदेश बताना शुरू कर दिया है। और जब हंगामा होता है, तो सफाई दी जाती है स्टालिन के बेटे की तरफ से भी, स्टालिन की तरफ से भी कि नहीं-नहीं सनातन उन्मूलन का मतलब ये नहीं था या गौमूत्र प्रदेश से अगर किसी को पीड़ा हुई है, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। इस तरह की बातें की जाने लगती हैं। ये लोग एक्चुअल में दिमागी तौर पर और इनके इनके जो थॉट प्रोसेस है, उसमें भी एक्चुअल में एंटी हिंदुइज़्म जो है वो कूट-कूट करके भरा हुआ है। वरना राहुल गांधी जब लंदन की यात्रा पर जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रायोजित एक लेक्चर देते हैं, तो वहाँ भी हिंदुत्व की जो परिभाषा गढ़ते हैं, बताते हैं, राष्ट्र के बारे में भी जो बातें करते हैं, वो ना करते। तो ये सारे फ्रस्ट्रेशंस हैं इनके संजय जी, निकलेंगे, अभी तो बहुत तीव्र गति से निकलेंगे, वो भी हम और आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ, और उनके साथ-साथ उन्होंने एक नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला भी शो कर दिया है। ध्यान हो, नॉर्थ वर्सेस साउथ से पहले जो एक बड़े प्रबंधक हैं, प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने हरा दिया था और उसके बाद फिर उसको दूसरे लोगों ने टेक अप कर दिया, तो प्रवीण चक्रवर्ती ने तो डिलीट कर दिया अपना, लेकिन बाकी लोग जो है वो उसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जी, ओंकार जी। जी, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी। जी, ये वही काम कर रहे हैं एक्चुअल में जो अंग्रेज़ों ने एक समय किया था। उन्होंने भी तो दक्षिण के और उत्तर भारत के बीज बोए थे और ये अतीत में भी दक्षिण के कई इनके जो कहना चाहिए कि जो इनके प्रेरक हैं, ख़ास तौर से डीएमके वगैरह के, उन्होंने भी ये काम किया था। पर मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये दक्षिण और उत्तर की जो नई लड़ाई ये लोग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? इनका डर क्या है? इनकी इनसिक्योरिटी क्या है? क्योंकि हम और आप एक बात तो नोटिस कर रहे हैं ना, पिछले करीब 2 ढाई दशक में ये जो द्रविड़ में आस्था रखने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहाँ पर, उन्होंने ये उत्तर-दक्षिण का, हिंदी का और दूसरे मुद्दे जो है, जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, उन पर बयानबाजी देनी बंद कर रखी थी। इधर क्या हुआ है कि फिर से ये लोग इन चीज़ों को ज़िंदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अन्नामलाई है, जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उसने इनके सामने एक चुनौती पेश कर दी है और लग ये रहा है कि जो जो इनका गढ़ माना जाता था, जो इनका मध्य प्रदेश माना जाता था, वहाँ उन्होंने हमला कर दिया है, दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इनको अब इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है कि कहीं जिस तरीके से अलग-अलग प्रदेशों में अब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है और जिस तरह वो आगे बढ़ रही है, ये खतरा उनके लिए तमिलनाडु वगैरह में भी पैदा ना हो जाए और वो होगा, देर-सवेर। याद करिए और बहुत सारे दर्शक भी याद करें कि पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी अभी 10-12 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी। केवल विधानसभा में 3 सीटें और वोट शेयर आप देख लीजिए क्या था और ज़रा 2019 का लोकसभा चुनाव का देख लीजिए नतीजा क्या हुआ। केवल 3% का वोट शेयर का अंतर रह गया था।
टीएमसी को 43% और भारतीय जनता पार्टी को 40% के आसपास। और 42 में से 18 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत ली थी। और विधानसभा चुनाव जब हुए तो भारतीय जनता पार्टी के वो 3 एमएलए बढ़कर के पहुंच गए थे 77 पर। हालांकि एक ऐसा वातावरण उस समय बन गया था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ही सरकार ना बना ले और कहीं ममता बनर्जी के तंबू ना उखड़ जाएं। लेकिन एक अंदर खाते समझबूझ कायम हो गई ममता बनर्जी, कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में। और बहुत चालाकी के साथ कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपने आप को वहां से विड्रॉ किया। वामपंथियों ने कंधे ढीले छोड़े ताकि सीधे जो है मुकाबला हो जाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि तीसरी बार वहां ममता बनर्जी बन गई। तेलंगाना में आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में तो खैर अभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी ताकत नहीं है, नहीं थी, लेकिन वहां भी वोट शेयर उसका बढ़ रहा है। केरल में भी उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, तमिलनाडु में भी उसका वोट शेयर बढ़ रहा है। गति धीमी है, लेकिन संकेत ये सारे संकेत एक संदेश बन करके इन लोगों के दिलो दिमाग पर छा रहे हैं। और इनको पता है कि जब तक हम बीजेपी पर, उसकी आइडियोलॉजी पर अटैक नहीं करेंगे, तब तक हम सरवाइव नहीं करेंगे। ये इनकी खुशफहमी भी हो सकती है और गलतफहमी भी हो सकती है। एक और भी चीज़ देखने में आ रही है कि बहुत सारे जो सहानुभूति रखने वाले हैं, जो बहुत सहानुभूति रखते हैं कांग्रेस पार्टी से और इनके इंडी अलायंस से, उनका भी मोह भंग हो गया सा दिखता है। आज आप देखें कि बरखा दत्त भी कुछ उल्टा लिख रही है। नीरजा चौधरी का आज पूरा 5 कॉलम का लेख आया है इंडियन एक्सप्रेस में कि भई कि कांग्रेस जो है वो क्या गलतियाँ कर रही है और बहुत लेट हो गया है अब। तो मुझे लगता है कि अब पूरे इकोसिस्टम में ये एक चेतना सी जागी है कि भाई 5 साल तो और कम से कम झेलना ही पड़ेगा मोदी को, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद का कोई भरोसा नहीं है। तब तक हमारे राहुल भैया जो हैं वो कोई नई स्ट्रैटेजी ले आएँगे, जिसके कारण कांग्रेस का और भी बंटा-ढार हो जाएगा। 2 बातें हैं संजय जी। एक तो राहुल गांधी कोई स्ट्रैटेजी लेकर के आते नहीं हैं, उनको तो बता दिया जाता है कि आपको ये ऐसे-ऐसे करना है, तो आप ये करिए। और वो फिर ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। उनको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, उसको नहीं पता कि इसके माइनस प्लस क्या हैं, उसको तो बताया जाता है, वो शुरू हो जाता है। नंबर 2, जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, चाहे बरखा हो, चाहे नीरजा हो, एक्चुअल में तो इस देश में कांग्रेस या वामपंथी या जो मोदी विरोधी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विरोधी क्षेत्रीय दल हैं, वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नहीं है। ये जो इकोसिस्टम है, ये जो एक पूरा गिरोह है, यही मुख्य विपक्षी दल है, यही विरोध करता है, यही इनके सलाहकार बने हुए हैं, यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को दफा किया जाए, हटाया जाए। सपने इनके हैं, इकोसिस्टम के सपने हैं। वरना राहुल गांधी का कुल मिलाकर के अगर हम चरित्र पढ़ने की कोशिश करें, तो वो तो मौज मस्ती लेने वाला आदमी है। हर बड़ी घटना के बाद, हर बड़े चुनाव के बाद, हर सेशन के बाद वो निकल जाते हैं कहीं न कहीं। कभी ये मामा के, नाना के घर निकल इस जाते बार तो हैं। कैंसल कर दिया इन्होंने। चूँकि हल्ला ज़्यादा हो गया और 4-5 देशों की बात आ गई थी कि यहाँ भी जाएँगे, वहाँ भी जाएँगे। इस बार तो कोई बड़ी टूल किट की तैयारी हो रही है। पहले तो 1-1, 2-2 देश जाते थे, तो तब इस तरह की चीज़ें होती थी। अब 4-4 देश जा रहे हैं। हेलो, 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 हेलो। जी, माफ़ी चाहेंगे, वो कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम थी।
तो इस बार तो मुझे लगता है कि प्रेशर में आकर के वो दौरा रद्द करने का फैसला हुआ होगा कि भई अब लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर बचे नहीं हैं और बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा अगर उसके बाद जिस तरह से कभी हिंडनबर्ग, कभी जॉर्ज सोरोस के कोई दूसरे गुरके या कभी बीबीसी, इस तरह की चीज़ें जो सामने लेकर के आते रहे हैं, जब-जब इनकी विदेश यात्राएँ हुई हैं, कुछ ना कुछ इस तरह के कभी पेगासस शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अतीत में हम लोग देख चुके हैं और अब तो मुझे लगता नहीं है कि अब जनता भी इतनी तो कम से कम समझदार हो ही चुकी है कि इनके झांसे में किसी भी तरीके से आएगी। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं और जब-जब इन्होंने इस तरह के बाहर से या भीतर से अटैक करवाने की कोशिश हुई है संजय जी, मुझे तो लगता है कि अब मतदाता उसके विरुद्ध ही यूनाइट हुए हैं और उसका इनको परिणाम भुगतना पड़ा है। अब 2014 के बाद से देख लीजिए, 2019 के बाद से भी देख लीजिए। 2014 के बाद जो-जो मुहिम इन्होंने चलाई, उसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में भाजपा की और सीटें बढ़ गई। 2019 से लेकर के अब तक इनको लगता है कि हमने साँस नहीं लेने दिया मोदी सरकार को। पर 2024 के नतीजे भी बता देंगे कि 2019 के मुकाबले ज़्यादा ही सीटें आएँगी मोदी और भारतीय जनता पार्टी की उससे कम नहीं आने वाली। अब आप देखें इनके एक काफ़ी हम कह रहे हैं सलाहकार या सपोर्टर या योगेंद्र यादव के मित्र शेखर गुप्ता जी हैं। शेखर गुप्ता जी 3 तारीख को जब परिणाम आए तो उसके बाद उन्होंने छापा, मोदीज़ पॉपुलैरिटी स्ट्रॉन्गर नाउ दैन एनी पॉइंट इन द फर्स्ट टर्म। बताइए ये कितना दंश है इंडिया अलायंस के लिए कि उनके खास लोग जो हैं वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका भी कॉन्फिडेंस हिल गया है। एक्चुअल में जो मेरे पास सूचनाएँ हैं, शेखर गुप्ता उन स्वनामधन्य संपादकों, पत्रकारों में रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यहाँ से, वहाँ से इनके एक मित्र हुआ करते थे, अब नहीं है इस दुनिया में, उनके ज़रिए मैसेज भिजवाते थे कि भई हमारे साथ हमें कभी तो चाय पर बुला लें, कभी तो कम से कम चर्चा का मौका दें। चाय पर तो चर्चा। तो मोदी ने इन सब की दुकानें कर दी हैं पूरी तरीके से बंद। तो आपको तो ध्यान होगा मोदी तो इनको न्यूज़ ट्रेडर्स कहा करते थे। यस, यस, यस। और ये तो सम्मानजनक नाम था। ये तो एक सम्मानजनक संबोधन था इनके लिए कि न्यूज़ ट्रेडर्स बताते थे। वरना तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में जिनको प्रोस्टिट्यूट कहना चाहिए। ये लोग कब किसकी गोदी में जाकर के बैठ जाएँ और कब किसके सुर में सुर मिला कर के उनका प्रचार-प्रसार शुरू कर दें, कह नहीं सकते इन लोगों के बारे में। ये वही शेखर गुप्ता है ना, जब इंडियन एक्सप्रेस के सीईओ और एडिटर इन चीफ थे और वीके सिंह को लेकर के इन्होंने पहले पेज पर पूरा जो है एक अफ़वाह उड़ाई थी कि वो मनमोहन सरकार का तख्ता पलटने के लिए दिल्ली जो है वो सेना का चढ़ाव कर रहे हैं और क्या हुआ उस खबर का? बाद में पता लगा कि नहीं ये तो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, हर साल होता है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस समय चूँकि कांग्रेस ऐसा चाहती थी, इसलिए इन्होंने जनरल वीके सिंह के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया था। तो ये लोग आजकल एक्चुअल में बरखा हुए, ये हुए एक वो राजदीप हुए, इन सब को रवीश से लेकर के तमाम लोगों को नींद कैसे आ रही होगी और कितनी करवटें इनको बदलनी पड़ रही होंगी। नींद के आगोश में जाने से पहले इसका बस सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, इनके जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कब कम हुई थी? जो अब इनको दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो उस कालखंड के बराबर है या इस कालखंड के बराबर है। इनको लगता है ना कि ये झूठ बोल कर के, अफ़वाहें फैला कर के, लोगों को मिसगाइड करके या पेगासस या हिंडनबर्ग या अडानी-अडानी चिल्ला कर के या दूसरी चीज़ें
गुजरात के दंगों की कथा व्यथा 2 किस्तों में प्रसारित करके नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों एक मैं नृपेंद्र मिश्र का एक इंटरव्यू सुन रहा था जो स्मिता प्रकाश को उन्होंने दिया था। और स्मिता प्रकाश ने उनसे पूछा था कि ये मीडिया को विदेश दौरों पर ना ले जाने का फैसला नरेंद्र मोदी ने कैसे किया था। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया था कि 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने, तो जब पहला विदेश दौरा होने वाला था, तो इनके सामने उन पत्रकारों, संपादकों की लिस्ट रखी गई, जो उनके साथ विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। तो नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस सूची को टेबल पर रखे रहने दिया। उसके बाद जब थोड़ा वो दिन नज़दीक आ गया, जब इनको टेक ऑफ करना था दिल्ली से, तो फिर इनसे पूछा गया कि सर, वो जो एक लिस्ट आई थी, जो आपके साथ मीडिया के लोग जाने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी का सीधा सवाल था नृपेंद्र मिश्र से कि अगर हम इनको ना ले जाएँ तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि साहब, मीडिया वाले नाराज़ हो जाएँगे। तो बोला हुँ। कि हम इनका खर्चा क्यों उठाएँ? जिन मीडिया हाउसेज़ को फ्री की खाने की और यात्रा करने की और रहने की आदत पड़ गई है, ये भार उन्हीं पर क्यों नहीं डाला जाना चाहिए? अगर वो हमारे दौरे की कवरेज करना चाहते हैं, तो अपने खर्चे पर अपने संवाददाता को और कैमरा पर्सन को भेजें। हम क्यों उनको विमान में ले जाएँ? हम क्यों उनको एंटरटेन करें? एक झटके में उन्होंने इन लोगों को एक तरीके से लात मार कर के विमान से नीचे उतार दिया था, धकेल दिया था। तो बहुत सारे तो उसी से किल से हुए कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जिन्होंने हमारा जो हक था वो छीन लिया। मैं आपको बताऊँ संजय जी, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय इस इकोसिस्टम के अधिकांश लोग, यानी 85-90% लोग यही हुआ करते थे, जो विमान में भर के ले जाए जाते थे। 50-52 के आसपास का कोटा था पत्रकारों का। बाकी एसपीजी के लोग हुआ करते थे, कुछ उनका स्टाफ हुआ करता था। और विमान टेक ऑफ के बाद जैसे सीधा होता था, विमान में बोतलें खुल जाती थी। हुँ। और जब ये लोग वहाँ उस देश में जाकर के उतरते थे, होटल में चेक इन करते थे, तो वहाँ पर एक लिफाफा मिल जाता था कि आपके घूमने-फिरने में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, तो ये आपके खर्चे-हर्जे के लिए है, तो आप अपना मौज-मस्ती करिए। तो वो सारी चीज़ें तो खत्म कर दी। अच्छा, वो जो एक शेखी बघारी जाती थी प्रेस क्लब में बैठ कर के रिश्तेदारों के बीच में, या जो सत्ता के दलाल हुआ करते थे, उनके बीच में कि हम तो मोदी के साथ या हम तो प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पे गए थे। यानी ये पाखंड करना, ये एक वातावरण बनाना कि साहब हमारी पीएमओ में दखल है या पीएमओ तक हमारी पहुँच है। ये जो एक बीमारी थी दिल्ली के पत्रकारों को, वो बंद कर दी उन्होंने, इसका इलाज कर दिया। तो ये लोग एक्चुअल में इसलिए किलसे हुए हैं और इसलिए चाय पर चर्चा के लिए सिफारिशें भी लगवा रहे थे कि किसी तरीके से एक विंडो तो खोल दें मोदी। मोदी ने वो विंडो अभी तक खोली ही नहीं है। मैं आपको बड़ी कुछ और भी 1-2 रोचक बातें बताता हूँ। इसको देखेंगे कि तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने रवीश कुमार का ये खोल रखा है मेरे सामने इस समय, और मैं रवीश कुमार के आपके पिछले कुछ दिनों के जो टाइटल उन्होंने चलाए हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने इस समय एक मुहिम चला रखी है कि जिसमें शिवराज को और वसुंधरा को विक्टिम दिखाना है। तो इन्होंने अभी 1 दिन पहले निकाला कि कौन है रेवंत रेड्डी, कहाँ है शिवराज? ये इसकी हेडिंग थी, और हुँ। साथ में वसुंधरा राजे भी दिखाई जा रही हैं। उसके पहले की हेडिंग है, 1 दिन पहले की उसके, उत्तर बनाम दक्षिण का चक्रवात। फिर उसके भी पहले, यानी 3 दिन पहले, क्या नेशनल लेवल पर रेवड़ी बटेगी? ठीक है? और उसके पहले, यानी कि जिस दिन परिणाम आए हैं उसके संभवतः अगले दिन की ये बात है, जब उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो किया और उसकी हेडिंग क्या थी? शिवराज ने मोदी को हराया और कमलनाथ ने राहुल को। वाह! अब आप बताएँ कि इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है?
कुछ नहीं, ये सब अब बेहोश होने की प्रक्रिया में हैं। अभी देखिएगा अगले 4-5 महीने जब लोकसभा चुनाव के भी नतीजे आ जाएँगे और निरंतरता में इस देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी को चुनेगी, तो उसके बाद ये कपड़े-लत्ते फाड़ कर के सड़कों पर आएँगे और कुछ बचेगा नहीं बोलने के लिए। हाँ, ईवीएम पर ज़रूर, जैसे दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों कहा, जब मीडिया वाले पूछ रहे थे मध्य प्रदेश का नतीजा आने के बाद, अच्छा नतीजा आने से पहले कह रहे थे कि 130-35 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं और नतीजे आने के बाद बोले 2003 के बाद से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है ईवीएम पर। तो 2003 के बाद इनका भरोसा ही उठ गया है ईवीएम। 2003 को पहली बार पूरे चुनाव ईवीएम से हुए थे। जी, जी। क्योंकि 1998 के चुनाव में राजस्थान में केवल 5 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया था। और उसमें ये रिकॉर्ड सीटें लाए थे, 156 सीटें लाए थे। 2003 में सारी की सारी विधानसभा सीटें ईवीएम से काउंट हुई थी। नहीं, मैं तो एक्चुअल में क्या है कि इन लोगों से ये एक सीधा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी चुन कर के आती है तो ईवीएम को आप जो है दोष देना शुरू करो, छातियाँ पीटना शुरू करो और जब 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत कर के आई थी तब ईवीएम बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी, मनमोहक थी, उसमें कोई दोष ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने जाते रहे, ईवीएम बहुत बढ़िया है। पंजाब में जब भगवंत मान बने, ईवीएम बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, मनमोहन है, मनभावक है। ममता बनर्जी चुनी जाएँ तो ईवीएम में कोई दोष नहीं है, ज़रा-सा भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। इसी तरीके से नवीन बाबू उड़ीसा में लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ईवीएम में कोई दोष नहीं। अभी तेलंगाना में अगर कांग्रेस फिर चुनी गई है तो वहाँ ईवीएम ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भरोसा नहीं है और 2003 से ही नहीं है। तो 2003 के बाद जो कांग्रेस की सरकारें चुनी गई या गैर भाजपा क्षेत्रीय दलों की सरकारें चुनी गई, उनके बारे में दिग्विजय सिंह अपना मत बताएँ ना। तो यही चल रहा है। अभी जानकारी आई है कि बाबा बालकनाथ का स्टेटमेंट आ गया है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, तो अब आप उसका अर्थ निकाल लें। मामले बहुत तेजी से चल रहे हैं। वसुंधरा जी का निपटारा करने के लिए यहाँ राजनाथ सिंह जी को लगा दिया गया है पर्यवेक्षक। उनके नेतृत्व में उनकी टीम आएगी पर्यवेक्षकों की। तो राजस्थान से वसुंधरा का खेल तो हो गया ख़त्म और उसके साथ जो हमारे लुटियंस मीडिया की अंतिम आशा थी, जो इनकी छोटी-मोटी किरण थी कि किसी तरह से भई अशोक जी चले गए तो कोई बात नहीं, वसुंधरा बन जाए तो हमारा खेल चलता रहेगा, वो भी समाप्त होने वाला है। तो हम इनके प्रति ये सारे जो हमारे लुटियंस मीडिया वाले हैं और जो इकोसिस्टम है, उसको श्रद्धांजलि देते हुए आज का कार्यक्रम संवेदना व्यक्त करते हैं इनके संवेदना प्रति। व्यक्त करते हुए हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी नमस्कार। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।